आज हम सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत ही मार्मिक कहानी दंपति की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर यह पूरी कहानी है और हमारा मकसद है इसके जरिए एक शादीशुदा रिश्ते के पूरे सफर को समझना। ये कहानी पार्वती और उसके पति की है, जिनकी जिंदगी जवानी से शुरू होकर बुढ़ापे की निर्भरता तक पहुंचती है। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला रिश्ता वक्त के साथ बदलता है। और यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, ये कोई भव्य फिल्मी प्रेम कहानी नहीं है। इसमें कोई बड़े-बड़े वादे या टकराव नहीं है। ये तो एक शांत, घरेलू और रोजमर्रा की जिंदगी का लेखा-जोखा है। और शायद इसी सादगी में रिश्तों की वो सच्चाई छिपी है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इसी खामोशी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पार्वती के परिचय से। वो गांव के एक साधारण ब्राह्मण परिवार की लड़की है और उसकी शादी शहर में पोस्ट ऑफिस के क्लर्क से होती है। पंत उसके बारे में लिखते हुए कोई लाग लपेट नहीं करते। वो साफ बताते हैं कि पार्वती बहुत सुंदर नहीं है। उसका रंग सांवला है, नाक लंबी है, चेहरा भी लंबा है। हाँ, और आज के जमाने में ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, जहां सब कुछ बाहरी सुंदरता पर टिका होता है। लेकिन कहानी में उसके पति के लिए ये बातें कोई मायने ही नहीं रखती। पंत एक बहुत गहरी बात लिखते हैं। उसके स्वामी के लिए उसका स्त्रीत्व काफी था। मतलब उसके लिए पार्वती का सुंदर या बदसूरत होना जरूरी नहीं था। जरूरी बस ये था कि वो उसकी पत्नी है। तो क्या ये प्यार नहीं बल्कि एक तरह का मालिकाना हक है कि ये व्यक्ति मेरा है? इसे मालिकाना हक कहना शायद थोड़ा कठोर होगा। लेखक खुद इसे एक मधुर रहस्य कहते हैं। ये वो भावना है जब कोई दूसरा इंसान आपके लिए अपना बन जाता है। उनकी खुशी का आधार कोई बौद्धिक मेल नहीं था, बल्कि ये एहसास था कि अब वो अकेले नहीं है, उनका एक अपना निजी संसार है। और शायद एक दूसरे से कोई बहुत बड़ी उम्मीदें ना रखना ही उनके रिश्ते की शुरुआती ताकत थी। बिल्कुल। और पार्वती भी इसी संसार में पूरी तरह रम जाती है। एक गांव की लड़की जिसे शहर का घर मिला और एक ऐसा पति जो बस उसी पर ध्यान देता है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उसे एक अजीब सी आत्मविजय, दर्प और आनंद की अनुभूति होती है। हाँ। कहानी में एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि उसे लगा मानो बाहर की सारी संपत्ति अपनी मुट्ठी के भीतर आ गई हो। वो घर के कामकाज में जुट जाती है, पति को बड़े प्यार से खाना खिलाती है। और वो खाना खिलाने वाले दृश्य, जब पति और खाने से मना कर देते हैं, तो दोनों में एक मधुर कलह, एक मीठी सी नोक झोंक होती है। हाँ, और ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर हक जताने का तरीका है। और जैसे ही इनकी नजरें मिलती हैं, ये नोक-झोंक खत्म हो जाती है। उनका रिश्ता शुरू से ही बहुत शांत और ठहरा हुआ है। तो शुरुआत में तो उनका ये एक दूसरे में खोया हुआ संसार बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल छुपा है। क्या बिना गहरी बातचीत के कोई रिश्ता सच में पूरा हो सकता है? कहानी साफ बताती है कि वो आपस में कोई गहरी साहित्यिक या दार्शनिक बातें नहीं करते थे। उनकी बातचीत का दायरा था आटा दाल घर बर्तन तरकारी। बिल्कुल। और लेखक यहीं पर हमें एक अलग तरह के संवाद से मिलवाते हैं। उनका रिश्ता बातों पर नहीं, बल्कि मौजूदगी पर टिका था। पंथ लिखते हैं, दोनों केवल एक दूसरे की उपस्थिति के प्यासे थे। ये एक ऐसा जुड़ाव है जिसे बोला नहीं जाता, महसूस किया जाता है। वो यहाँ तक लिखते हैं कि एक का मन दूसरे का शरीर रूप धारण कर लेता था। मानसिक रूप से वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ये तो सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, जैसे उनकी सीधी सादी गद्दे जैसी जिंदगी एक दूसरे को अपना लेने की वजह से एक कविता बन गई थी। जी। लेकिन कहानी में एक जगह ये भी जिक्र है कि वो अपने असली भाव छिपा कर रखते थे और उसी छिपाव में उन्हें आनंद मिलता था। सही कहा। उन्हें लगता था कि प्रेम जैसी बातें कहने की क्या जरूरत है, वो तो जीवन का रहस्य है। उसे जितना छिपाकर रखा जाए उतना ही सुख है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल उठाती है क्या? कि क्या ये प्यार का एक आदर्श रूप है, या ये एक ऐसे रिश्ते की आलोचना है जिसमें संवाद की कमी है। लेखक इसे मांस का सुख कहते हैं। मांस का सुख। हाँ, ये शायद कोई बहुत ऊंचा आध्यात्मिक प्रेम ना हो, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण और संतुष्टि देने वाला था। कहानी के अनुसार वो शायद अपनी चेतना भी खो बैठे थे कि हम हैं। वो बस दो शरीर थे जो एक दूसरे में घुल मिलकर अपने वजूद को ही भूल गए थे। ये तो बड़ी अजीब बात लगती है सुनने में कि वो दो मांस के लोथ बनकर रह गए थे। क्या लेखक यहाँ उनकी तारीफ कर रहे हैं या उन पर तरस खा रहे हैं? मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है लेखक न तो तारीफ कर रहे हैं, न तरस खा रहे हैं। वो बस एक स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं
कि एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जहां दो लोग एक दूसरे में इतने डूब जाते हैं कि उनकी अपनी अलग पहचान ही नहीं बचती। ये अच्छा है या बुरा, इसका फैसला वो हम पर छोड़ देते हैं। सही कहा। क्योंकि असल जिंदगी सिर्फ मधुर कला या एक दूसरे में खोए रहने से तो नहीं चलती। जिम्मेदारियां आती हैं, बच्चे होते हैं और सबसे बढ़कर दुख भी आता है। उनके इस शांत संसार पर इसका क्या असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। उनका जीवन अब सिर्फ उन दोनों का नहीं रहा। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी, नई चिंताएं आ गईं, और फिर जीवन की सबसे कठोर सच्चाई उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, मृत्यु। उनके एक बेटे और एक बेटी की मौत हो जाती है। बच्चों की मौत किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कहानी में इस पर ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन उनके 20-22 साल के बेटे की मृत्यु का जिक्र बहुत मार्मिक है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और बाद में उसे टीबी हो गई। हम्म। और कहानी बताती है कि पार्वती ने उसके लिए आंसू तो बहुत बहाए, पर उतनी सेवा नहीं कर पाई। बिल्कुल। और ये भी देखने वाली बात है कि उन्होंने इस दुख को कैसे झेला होगा। क्या वो एक दूसरे को चुपचाप संभालते थे, या ये दुख उनके बीच एक अनकही दीवार बन गया। पार्वती की बेबसी के पीछे शायद दो बड़ी वजह थीं। एक तो सामाजिक धारणा। जैसा कहानी में लिखा है, पागल लड़का मनुष्य तो समझा नहीं जाता। हाँ। और दूसरी, और शायद ज्यादा बड़ी वजह, थी आर्थिक लाचारी। हाँ, एक पोस्ट ऑफिस के क्लर्क की तनख्वाह में टीबी जैसी बीमारी का इलाज करवाना उस जमाने में लगभग नामुमकिन था, तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। ये उनके खामोश संसार पर बाहरी दुनिया का पहला बड़ा प्रहार था। और लेखक बहुत खूबसूरती से बेटे की मृत्यु पर पार्वती की प्रतिक्रिया और बाद में पति के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा के बीच का फर्क दिखाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसका प्यार या उसकी सेवा की भावना सिर्फ पति तक ही सीमित थी, या हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। तो ये तो हुई जिंदगी के बीच के दौर की बात। अब आते हैं बुढ़ापे पर, हम्म। जहां कहानी एक बहुत ही असली और कुछ हद तक कठोर तस्वीर पेश करती है। पति रिटायर हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल बदल गए हैं। पत्नी के बाद अब उनके जीवन में धन संग्रह करने की इच्छा ने घर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जो इंसान पहले अपनी पत्नी के प्रेम में डूबा रहता था, अब उसका सारा ध्यान पैसों पर है। वो अक्सर बीमार और लाचार होने का नाटक करते हैं ताकि पार्वती उनकी सेवा करे। अपनी उंगलियों से इशारे करके पैसों की अहमियत समझाते हैं, जैसे वो कहना चाहते हो कि बुढ़ापे में पैसा ही सब कुछ है। ये तो बहुत दुखद बदलाव है। उनका वो मूक प्रेम अब कहाँ चला गया? यहीं पर पंत एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय पंक्ति लिखते हैं। वो कहते हैं कि शायद उनके गूंगे प्रेम की ऐसी ही अपाहिज परिणति हुई हो। अपाहिज परिणति। हाँ, ये पंक्ति हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या जिन रिश्तों में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती, क्या उनका अंत ऐसी ही निर्भरता में होता है, जहां एक साथी दूसरे के बिना पूरी तरह अपाहिज महसूस करने लगता है? ये सिर्फ पार्वती और उसके पति की कहानी नहीं है। लेकिन पार्वती की प्रतिक्रिया इस पर भी कमाल की है। वो पति की इस आदत से मनी मन शायद खींचती होगी, पर बाहर से वो उनके इस बचकाने व्यवहार का भी आनंद लेती है। एक बड़ा मजेदार दृश्य है जहां पति उसका पल्लू पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमते हैं। और वो ऊपर से तो शिकायत करती है, पर पंत लिखते हैं कि वो भीतर ही भीतर उनकी उस अनुरक्ति का उपयोग करती देखी गई है, क्योंकि अब रिश्ते की गतिशीलता पूरी तरह बदल चुकी है ना? जवानी में पति केंद्र में था, बुढ़ापे में पार्वती केंद्र बन गई है और पति उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सही बात है। और जब पति सच में बहुत बीमार पड़ते हैं, तब तो पार्वती अपनी पूरी शक्ति लगा देती है और उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। हाँ, लेकिन इस पर भी कहानी में दो अलग-अलग राय दी गई हैं। आस पड़ोस के पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये समाज में स्त्री की बेबसी और परवशता है। वो सवाल उठाते हैं कि बेटे के लिए उसकी ये सेवा कहाँ थी। जबकि पुराने ख्यालात के लोग इसे उसकी अनन्य पति भक्ति मानते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्वती को खुद नहीं पता कि उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई। वो बस करती चली जाती है। ये दिखाता है कि रिश्ते इतने सरल नहीं होते। और कहानी के अंत तक आते आते दोनों की भूमिकाएं एकदम पक्की हो जाती हैं। पति अब पूरी तरह से पार्वती पर निर्भर हैं। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कहानी में कहा गया है कि पार्वती अब उनके लिए सब कुछ है। वही माँ है, वही मंत्री, वही सची। पेंशन के बाद आर्थिक तंगी के कारण घर का सारा काम खुद करती है, पानी खींचना, बर्तन मांजना, सब कुछ। लेकिन लेखक कहते हैं कि उन्होंने उसे कभी भी खींचा हुआ या परेशान नहीं देखा। कहानी का अंत एक बहुत ही प्यारे से संवाद पर होता है, जो शायद उनके पूरे रिश्ते का सार है।
पार्वती पति के लिए पानी का लोटा रखते हुए कहती है, धन की शुद्धि दान से, देह की शुद्धि स्नान से। और पति, जो शायद ठीक से सुन नहीं पाते, आश्चर्य से पूछते हैं, क्या कहा? धन की शुद्धि स्नान से? ये सुनकर उन्हें लगता है कि पार्वती ने कोई बहुत गहरी और नई बात कह दी है। हाँ, और पार्वती भी उनकी इस गलतफहमी को तोड़ने के बजाय बड़े प्यार से उनकी बात दोहरा देती है। हाँ हाँ, धन की शुद्धि स्नान से। इस पर पति इतने खुश हो जाते हैं कि सिर हिलाकर उसकी होशियारी की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने उसके जैसी होशियार औरत कहीं नहीं देखी। ये जो पूरी बातचीत है, एक छोटे से नाटक जैसी लगती है। पार्वती आत्म प्रशंसा से बचने का नाटक करती है, और जब पति जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने शहर और गांव में उसके जैसी होशियार किसी को नहीं देखा, तो पार्वती बड़ी चतुराई से जवाब देती है, तुमने और किसी की ओर देखा भी? अरे वाह, ये तो कमाल का संवाद है। एक छोटी सी बात में कितना कुछ कह दिया। बिल्कुल, ये छोटी सी बातचीत उनके पूरे रिश्ते का निचोड़ है। ये एक गलतफहमी पर टिकी है, लेकिन इसमें एक अजीब सा अपनापन और एक दूसरे को तसल्ली देने का भाव है। लेखक इसे एक नाटकीय कथोपकथन कहते हैं, जिससे पार्वती को आत्मतुष्टि यानी एक तरह की आत्मसंतुष्टि मिलती है। उनका पूरा जीवन शायद ऐसी ही छोटी-छोटी बातों पर ही टिका रहा। तो एक शर्मीले युवा जोड़े से लेकर एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर एक बुजुर्ग जोड़े तक का ये सफर, ये हमें एक ऐसे रिश्ते की तस्वीर दिखाता है जो बाहर से देखने में बहुत साधारण है, लेकिन अंदर से बहुत जटिल और गहरा है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छुड़ जाती है। लेखक अंत में कहते हैं कि पार्वती नींव है और पति उस पर बनी तस्वीर, वो चेतना है और पति अनुभूति। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी रिश्ते का अंतिम लक्ष्य यही है, जहां दो लोग मिलकर एक हो जाएं और अपना अलग अस्तित्व खो दें? या यह एक चेतावनी है कि जब एक इंसान दूसरे के लिए पूरी दुनिया बन जाता है, तो इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं? कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। नहीं देती। बस उस साधारण और स्थायी जोड़े की एक अमिट छवि हमारे मन में छोड़ जाती है, और शायद हमसे पूछती है कि हमारे अपने रिश्तों में कितनी बातें कही जाती हैं और कितनी खामोशी में जी जाती हैं।